हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आप तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, उसी की आज हमारी 6वीं क्लास है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण टाइप के सवाल देखेंगे जो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो मैं सवाल आपको करा रहा हूँ, तो इसी से मिलते जुलते जो कॉन्सेप्ट हैं आपको दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इसके बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसमें मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे वहाँ पे, और आप कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए हमको दो संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। हमको बताना है संख्या ये फर्स्ट वाली ये सेकंड वाली संख्या से कितना ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 6/7/8। ठीक है, यहाँ इसको लिख लेते हैं 6/7 और इसके बटे में 8। इस तरह के जब भी नंबर आएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा आप क्या करो, पहले आप इसके बटे में 1 लिख लो, और यहाँ पर भी कोई नहीं है तो इसके भी बटे में 1 लिख लो। ऊपर भी फ्रैक्शन वाला नंबर, नीचे भी फ्रैक्शन, सेम यहाँ पर भी वही। तो आप क्या करो, नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके जाओ दोनों में। तो जब नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है तो क्या होता है, इनटू में आ जाता है वो। लेकिन ये जो नंबर है 7/8 ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 7/8, सॉरी 8/7 हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही 6/7 ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाले में चेंज होता है। ये 8/1 से 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 8×48/7। इसको काट दो, 2×3 = 6, 2×4 = 8, कितना आ गया 3/7×4 = 28। अब हमको बताना है ये जो संख्या है ये इससे कितनी ज्यादा है, तो आप इसका डिफरेंस ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर इससे कितना ज्यादा है। तो देखिए इसका आप ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 7×7=28, 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 192, यहाँ आएगा -3। इसको आप घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, यह जाएगा 189, ये आ जाएगा 28। 7 से काट दो, 4 बार कट गया, और ये हो जाएगा 27 बार। तो 27/4 इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 सही 3/4। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये संख्या देखिए, इसका हमको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। ठीक है, वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि आप इसको ऐसा लिख लो 2 + √3/2। मतलब हमको इसका क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। अब आंसर में देखिए आपको कैसा दिख रहा है, पूरे में स्क्वायर रूट नहीं लगा है ना, पूरे में स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब हमको इस नंबर को इस रूट से बाहर निकालना है। तो हमको कुछ ना कुछ इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम 2 को बाहर निकालते हैं। तो 2 कब बाहर निकलेगा, जब इसके इनटू में एक और 2 आ जाए। तो ठीक है, हम इसके इनटू में एक और 2 लिख देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 2 दूनी क्या हो गया 4, जब इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो ±1/2 आ जाएगा, मतलब 1 2 के रूप में ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इस 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, 2 दूनी 4 और +2/√3, ये आ गया। अब हमने इसको तो निकाल लिया बाहर, अब हमको इसको बाहर निकालना है। ये तभी बाहर निकलेगा जब हम यहाँ पर क्या लिख दें, इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम देखिए क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a² + b² + 2ab। क्या होता है ये, a² + b² होता है, सॉरी a + b का होल स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए आप इसको देखिए, ये जो लिखा हुआ है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × √3 × 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसको इससे मैच करिए, 2ab लिख लिए ना हम इसको, 2 × a × b, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ±1/2 a की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 × √3 × 1। देखो आप √3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3, और 1 का करोगे तो 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, आप यहीं पहुंच जाओगे। तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1/2 प्लस माइनस का, ये क्या बचा अंडर रूट के अंदर
ये क्या बन गया फॉर्मूला, √3 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया आंसर, ±1/2 √3 + 1। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखिए ये नहीं मैच हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, मतलब कौन सा आंसर सही है हमारा, थर्ड वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, यदि नौकर की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो हमको बताना है नौकर की आयु कितनी है। ये भी देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का। चलिए करते हैं हम सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू जितना नंबर हो। तो हम पहले 6 लोगों की आयु का योग निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितना है इनका 20 और लोग कितने हैं 6, तो 6 लोगों की आयु का योग कितना आ गया 120। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यदि नौकर की आयु को शामिल कर ले, तो नौकर की आयु अगर शामिल करोगे तो लोग कितने हो जाएंगे 7, और एवरेज कितना हो जाता है, औसत आयु जो है 25% बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी 20, अब 25% निकाल लो इसका, 20 का 25% कितना आएगा, ये 4 और ये 5 बरगड़ी, कितना आ रहा है 5, तो कितना बढ़ जाता है 5 बढ़ जाता है। तो 20 से औसत कितना हो जाएगा 25। ये 6 लोगों की आयु का योग गया, योग हो गया, ये 7 लोगों की आयु का योग। तो इसका मल्टीप्लाइड कर लो कितना जाएगा, 7 से 7 5 35, 3 बचा, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 7 लोगों की आयु, 6 लोगों की आयु। ये 7वां बंदा कौन है, ये नौकर की आयु है। जब आप 175 में से 120 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 55 ईयर्स, और यही किसकी आयु बन जाएगी, नौकर की आयु। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये अक्सर एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का सवाल है। देखिए, चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है, ज्यादा। मतलब पहले कुछ लेता रहा होगा, मान लो 20 किलो लेता था, तो चीनी का मूल्य कम होने के बाद 5 किलो ज्यादा ले लिया, मतलब 20 से कितना लेने लगा 25, क्यों, मूल्य कम हो गया। या 30 लेता था तो 35 लेने लगा। इस तरह से मूल्य कम होने पर 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा ले रहे हैं। पैसे कितने दे रहा है, 270 रुपए। ठीक है, चीनी की मूल कीमत मतलब पुरानी कीमत और कम हुई कीमत मतलब नई वाली कीमत, उन दोनों का क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। हमको देखो कीमत नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, कीमत मान लेते हैं। चीनी की जो पहले ओरिजिनल जो कीमत थी वो कितनी थी, x रुपए पर केजी थी। ठीक है, नई कीमत कितनी हो गई, देखो नई कीमत कितनी है 90%, मतलब सॉरी 10% कम हो जाती है, तो कितनी बचेगी 90/100, इतनी बचेगी। 10% कम मतलब 90/100, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब कितना आ गया 9x/10 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब आगे की लाइन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लायक। देखो 270 रुपए में, ठीक है 270 रुपए में वो क्या कर रहा है, नई वाली जो कीमत है 9x/10, मतलब 270 रुपए में कितने रुपए के हिसाब से, 9x/10 के हिसाब से जो चीनी है वो खरीद रहा है। ठीक, तो पहले 270 रुपए में कितने रुपए के हिसाब से, एक्स के हिसाब से कोई मतलब चीनी लेता रहा होगा वो, है ना, मतलब 270 रुपए एक्स रुपए पर केजी के हिसाब से इतने किलोग्राम चीनी लेता था। लेकिन जब चीनी का मूल्य कम हो गया तो 270 रुपए में 9x/10 के हिसाब से चीनी लेने लगा। तो पहले इतनी लेता रहा, लेकिन जब मूल्य कम हो गया तो इतने से 5 क्या कर दिया उसने, 5 किलोग्राम ज्यादा ले लिया। मतलब मूल्य पहले था x रुपए, तो 270 के भाव से उसने इतने किलोग्राम चीनी खरीदी। ठीक है, लेकिन नया भाव इतना हो गया तो पुराना जितना वो ले रहा था, जितने भी किलो, वो 5 किलो ज्यादा लेने लगा उससे। बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 270 को कॉमन ले लो, इसको आप ऊपर ले जाना,
बनेगा क्या 10/9x। ठीक है, ये 270/x यहाँ आ जाएगा तो बने कितना बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा बराबर का 5। ठीक है, आगे समझ में, इसको आप यहाँ ले आना, इसको ऊपर ले जाना, 270 हो गया कॉमन, 10/9x माइनस 1/x बराबर 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आप ले लेना एलसीएम, ये आ गया 9x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 9 बराबर ये आ जाएगा 5/270। ठीक है, ये कट गया कितने बार, 25, 5 चौके 20। ठीक है, 1/9x इज इक्वल टू 1/54। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, 9 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ रख दो, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहाँ जब नई कीमत निकालोगे तो x की वैल्यू रखोगे 6, तो 9 गुणित 6/10 मतलब कितना आ जाएगा 54/10, मतलब कितना आ गया 5.4 रुपए पर केजी। ठीक है, पहले 6 रुपए थी, फिर कम हो गई प्राइस तो कितना 5.4, मतलब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 6 रुपए और 5 रुपए 4 पैसे का मतलब 40 पैसे हो गया, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.6, मतलब 60 पैसे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला हमारा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो हम लिख रहे हैं 270/x, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या चीज है, देखो 270 रुपए है और ये क्या है x रुपए पर केजी। ये जो चीज है ये क्या दिखा रहा है, रुपए से रुपए कट गया तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये किलोग्राम को दिखा रहा है। तो इतने किलोग्राम क्या कर रहा है, कीमत कम होने की बात खरीद रहा है, और इतने किलोग्राम कीमत जब कम नहीं हुई थी तब लेता था। तो पहले ले रहा था कितना, मान लो 20 ले रहा था, तो 5 ज्यादा लेने लगा, अब कीमत कम होने के बाद कितना लेने लगा 25 किलो लेने लगा, पहले ले रहा था 20। तो ये जो चीज है ये क्या दिखाती है, किलोग्राम को दिखाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस का, देखिए 2011 में। तो हम क्या करते हैं, ये मार्क्ड प्राइस के 3/4, तो मार्क्ड प्राइस आपको पता नहीं है तो उसको 100 मान लीजिए। हमेशा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट लॉस या अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस के, तो आप हमेशा 100 को बेस मान के चलना, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 100 मान लिए। अब हम 100 का 3/4 करोगे तो कितना आएगा, 4 से काट दो 25 या 75, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया 75 रुपए। क्यों, क्योंकि मार्क्ड प्राइस की 3/4 पे बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है 25% का लाभ हो रहा है, मतलब ये जो 75 रुपए में इसने बेचा है इसमें 25% का लाभ हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ये 125% की वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 75/125 और इंटू 100, 5 बार, ये 4 बार, 5 से काट दो 15, कितना आ गया 60, तो 100% की वैल्यू कितनी है 60। तो ये जो 60 है ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो 75 है ये सेलिंग प्राइस है, और ये 100 है ये मार्क्ड प्राइस। आपको क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य मतलब 100 बटे क्रय मूल्य मतलब 60, इसका अनुपात बताना है। 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, कितना आ गया 5/3, मतलब फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है। ठीक है, यदि 25% छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये भी देखिए टायर 2 में पूछा गया, मेंस का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 816 रुपए में कब बेच रहा है, जब 15% छूट दी जा रही है। तो 15% छूट दे रहे हैं मतलब क्या हुआ कि ये 85% की वैल्यू दी है, 15% तो छूट मिल गई ना, तो 85% बचा, तो मतलब 85% की वैल्यू है, तो 1% की कितनी आ जाएगी 816/85। हमको कितना निकालना है 25% छूट, मतलब हमको निकालना है कि 75% के लिए कितनी होगी वैल्यू, तो 816/85 गुणित 75। ये 85 कैसे आया 100 माइनस 15, ये 75 कैसे आया 100 माइनस 25। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, 5 से कट गया 17 बार, और ये 5 से कट गया 15 बार, 17 से इसको काटना
ये आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना 720 आएगा आपका। ठीक है, कौन सा आंसर? सेकेंड वाला 720 आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब राशि कितनी थी? पी थी, उसमें पी मतलब ब्याज भी उतना ही मिल गया, तो राशि कितनी हो गई? 2p हो गई। तो मूलधन कितना था? पी, ब्याज भी कितना मिल गया? उतना ही ब्याज मिल गया, तब तो वो डबल होगी ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये अमाउंट बन जाएगा मिश्र धन। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो आई कितना है? पी, तभी तो P प्लस पी 2p होगा, दोगुना होगा। और मूलधन भी P है, रेट है R, समय कितना है? 6/100। P से P कट गया, R की वैल्यू निकालोगे तो 100 यहाँ आ जाएगा और 6/में, तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 100/6। अब वो क्या बोल रहा है? 12 वर्ष में वह राशि कितनी होगी? तो 12 वर्ष में हमको पता नहीं है कितने गुना होगी, तो x गुना किसका? P, मूलधन का, तो XP। और हम फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P से P कट गया, हमको बताना है x की वैल्यू कितनी आएगी। R की वैल्यू कितनी है? 100/6 इंटू टी की वैल्यू 12 वर्ष है ना, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। ये कट गया, 6 से 2 बार कट गया, x बराबर 2। मतलब ब्याज कितना मिल रहा है हमको? I मिल रहा है 2, तो P के फॉर्म में लिख लो 2p। और मूलधन कितना है? P, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? P 2p प्लस p कितना हो जाएगा? 3p। मतलब कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला। कितने गुनी हो जाएगी राशि? 3 गुनी हो जाएगी। ये सवाल देखिए, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ए जो है बी की तुलना में 30% ज्यादा है, अधिक सक्षम है, ये आ गया। बी की वैल्यू 100 मान लो, तो 30% ज्यादा मतलब 130। ये 0 से 0 कट गया। ये जो क्या दी है? ये इफिशियंसी दी है, क्षमता। तो क्षमता का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? डेज होता है। मतलब ये 10 दिन में करेगा और ये करेगा 13 दिन में। ये क्या आ गया? दिन आ गया। तो 10 की स्पीड से करेगा और ये 13 की स्पीड से करेगा। तो क्या बोल रहा है भाई? अकेला 23 दिनों में कर सकता है। तो ए जो है अकेला 23 दिनों में कर सकता है। ये रेशियो आया है, ये डेफिनेट नहीं है कि इतने ही दिन में करेगा, रेशियो है। इनमें किसी चीज का मल्टीप्लाइड करोगे तब एग्जैक्टली वैल्यू आएगी। तो ये 10 के हिसाब से करेगा, 13 के हिसाब से करेगा। तो इसने क्या बोला? ए जो है 23 दिनों में कर रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 23 दी है। हम एक के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 23/10। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 13 है बी की वैल्यू, तो 23 गुणित 13/10। इतने दिन लगेंगे बी को और इतने दिन लगेंगे ए को। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो बोल रहा है कि दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे। तो जब भी मिलाकर पूछता है तो हम क्या करते हैं? 1/1/a प्लस 1/b। ये उल्टा हो जाएगा, 10/23 गुणित 13। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 23 गुणित 13। तो ये आ जाएगा 13 प्लस यहाँ आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 23/23 गुणित 13। 23 से 23 कट गया, तो 1/13। मतलब बी अकेला कितने दिन में करेगा? 13 दिन में करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा? देखिए 90 किलोमीटर है डिस्टेंस, स्पीड है 18 की, तो लगातार अगर चलता जाए तो कितना टाइम लगेगा? 90/18 दूरी बटे चाल, तो समय आ जाएगा 18×5 = 90। ठीक है, 5 घंटे लगना चाहिए। लेकिन कर क्या रहा है? प्रत्येक 7 किलोमीटर वे 6 मिनट रुकता है। तो 7 7 के कितने अंतराल बनेंगे 90 किलोमीटर में? कैसे निकालोगे? 90/7। तो 7 एकम 7, 2 बचा है ना, 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, कितना? 12।
12 पड़ाव बनेंगे और प्रत्येक पड़ाव में कितना 6 मिनट, प्रत्येक इंटरवल में कितना 6 मिनट, 12 चंग 72, कितने मिनट हो जाएंगे 72 मिनट। तो 5 घंटे तो लग रहे थे लेकिन 72 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, क्यों 6-6 मिनट रुक रहा है ना। तो 72 मिनट कितना होता है 60 प्लस 12 होता है ना, 60 मिनट का 1 घंटा और बन जाएगा। तो 5 प्लस 1 कितना बन गया 6 घंटे हो गया और 12 मिनट हो गया, 6 घंटे 12 मिनट। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2010 में भी पूछा गया है और आगे वाले जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। हमको बताना है ये जो वैल्यू किसके बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सारे लोग सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, ये ऐसा लिखा हुआ है देखिए। अब इसमें मैं क्या करता हूँ देखो, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ और इसके बटे में क्या है 1/3, तो 2/2/3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/1/3 प्लस 1, ये ऐसा है। अब बोथ साइड ऊपर नीचे आप क्या करो 2/1/3 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाइड करो 2/1/3 माइनस 1, 2/2/3 प्लस 2/1/3 प्लस 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए ये जो है ये एक सूत्र होता है क्या a³ माइनस b³, क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ये होता है फॉर्मूला। तो हमने इस पूरे को हमने क्या बना लिया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से बना लिया है। a माइनस बी ये हो गया, a² ये हो गया, b² 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ab मतलब 2/1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं 2/1/3 माइनस 1 ऊपर सही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a³ माइनस b³, तो 2/1/3 का क्यूब माइनस 1, ये 1 का क्यूब है ना, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 2 माइनस 1, मतलब कितना बचेगा 1, सिर्फ क्या बचेगा 2/1/3 माइनस 1, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए 2x प्लस 2/9x इज इक्वल टू 4 है अगर, तो आपको क्या बताना है 27x³ प्लस 1/27x³, ये बताना है। देखिए यहाँ भी 27 आ रहा है, यहाँ भी 27 आ रहा है, क्या आप दोनों साइड का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा, यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 नहीं आएगा। पहले इसको सॉल्व थोड़ा सा बना लीजिए सही से, 2 कॉमन ले लो, 2 आ गया कॉमन, कितना बचा x प्लस 1/9x बराबर 4, 2 से इसको काट दो। देखो अभी भी क्यूब करोगे तो यहाँ 27 नहीं बनेगा, क्यों यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाइड कर दो, ये कर दिया मैंने है ना, तो बोथ साइड हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाइड होगा, 3 से इसको काट दो 3 बार, तो आगे कितना 3x प्लस 1/3x बराबर 6। अब आप बोथ साइड क्यूब कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा है ना। इसका क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 इंटू a मतलब 3x इंटू 1/3x और a प्लस b मतलब 3x प्लस 1/3x, ये फॉर्मूले में जमा दिए और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू हम अभी देखें 3x प्लस 1/3x 6 होता है, तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 है ना, बराबर 216। इसको आप फिर से यहाँ लिख लेना, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इस 18 को आप यहाँ लाओगे तो 18 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 198। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1/cot क्या होता है tan स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री, इसको अगर 90 माइनस 18 लिखोगे तो कोसेक काय में बदल जाता है सेक में,
तो sec स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 72 डिग्री। मतलब आप कोसेक 18 को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर 72 डिग्री लिख सकते हो। दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। कोसेक की 18 में और sec की 72 में वैल्यू सेम होती है। ये बेसिक मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। ये बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको मैं बता दूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू जो होती है कोसेक 18 और sec 72 ये सेम होती है। ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1/17 है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखिए बहिष्कोण जो होते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है 360/n। प्रत्येक कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360/n। और अंतःकोण की जो वैल्यू होती है वो 2n-4 इंटू 90/n ये होती है। और ये हमको क्या दिया, 1/17। इससे आप n से n काट दो, 9 से ये कट गया 4 बार। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो दो बार और कट जाएगा। कितना आएगा, 2/2 कॉमन हो गया तो n-2 तो 1/17। ठीक है। 34 इज इक्वल टू n-2। 2 को यहाँ लाओगे तो 34 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ये आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, देखिए थर्ड वाला 36। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए बहुत बार एसएससी में पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या। तो यहाँ से हम त्रिज्या बना लेते हैं, ये ए सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। यहाँ से भी त्रिज्या बना लो, ये भी ए सेंटीमीटर। अब इस वाले सर्कल की भी त्रिज्या बना लो, ए सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या है ए सेंटीमीटर। यहाँ से ए और यहाँ से भी ए। हमको बोल रहा है ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसका एरिया बताना है कितना हो। कैसे बताओगे, जब आपको इस पूरे ए बी सी ट्राइंगल दे दो, उसको इस पूरे ए बी सी का अगर आपको एरिया पता चल जाए और यहाँ के ये वाले पार्ट का एरिया पता चल जाए, इसका पता चल जाए और इसका पता चल जाए, तो आप पूरे ट्राइंगल में से ये जो रेड वाला मैंने मार्क किया इसका एरिया घटा दोगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ट्राइंगल एबीसी देखिए क्या है, तीनों साइड कितनी है उसकी, 2a 2a 2a, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 2a है साइड, क्योंकि a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया, √3/4 इंटू 4a स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, मतलब √3a²। ये मिल गया हमको। अभी हमको ट्राइंगल का एरिया मिला है। अब हम देखते हैं ये जो पार्ट आप देख रहे हो, देखो मैं इसको अलग से बनाता हूं। यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ए, ये जो एंगल है मैं इसको क्या, देखो ये कैसा ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक, रेडियस हो गई r। तो इस ये जो पार्ट है इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, θ/360 और इंटू πr²। थीटा कितना है, 60/360 इंटू पाई अपनी जगह और आर कितना है, ए, πa² है ना। तो ये कितना कट गया, 6 बार कट गया, कितना आ गया, πa²/6। देखिए इतने पार्ट का इतना एरिया है तो दूसरे का भी उतना ही होगा, क्योंकि उसकी रेडियस भी ये है और एंगल भी 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो इसका भी एरिया वही होगा, मतलब ये कितने बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है। 3 से काट दो आप, 2 बार कट गया। तो हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मिल गया ये, और जो शेडेड जो मैंने रेड से किया उसका एरिया मिल गया ये। तो अगर आप ट्राइंगल से इसको घटा दोगे तो आपको जो इनर्ट पार्ट है ये, इसका एरिया मिल जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3a² माइनस इसका एरिया कितना आ गया, πa²/2। a² आ गया कॉमन, 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, 2√3 - π/,
ये देखिए किससे मैच हो रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन से। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टंकी में दो पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यदि ए और बी को एकांतर रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार ऐसे एसएससी में पूछा जाता है और मैक्सिमम 90% लोग इसका गलत आंसर निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ए कोई पाइप है, ठीक है, ये कैसा पाइप है, इनलेट पाइप, ठीक है, और बी जो है वो आउटलेट पाइप, मतलब खाली करने वाला। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। ये कितने की स्पीड से, ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में खाली करता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 60। तो 20 या 60 प्लस 3 की स्पीड से और ये -2 की स्पीड से, मतलब ये +3 की स्पीड से भरेगा और ये -2 की स्पीड से खाली करेगा। तो इनका जो एवरेज निकलेगा +3 -2 कितना निकलेगा, +1। मतलब फर्स्ट मिनट में 3 यूनिट भर जाएगी टंकी, फिर सेकंड मिनट में 2 यूनिट खाली हो जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा कि 2 मिनट में टंकी 1 यूनिट भर रही है। टोटल क्या मिलेगा हमको कि 2 मिनट में टंकी कितनी, 1 यूनिट भरती है। टोटल वर्क कितना करना है हमको, 60 यूनिट करना है। तो ऐसे अगर आप देखोगे कि 1 यूनिट भरने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 60 गुणे 2 मिनट मतलब 120 मिनट। इतना टाइम लगना चाहिए, है ना। देखने में तो ये लग रहा है कि 2 मिनट में, मतलब एक जो पेयर है अंतराल वो 2 मिनट का है, तो 2 मिनट में 1 यूनिट भर रही है, मतलब 60 यूनिट भरना है। तो 60 गुणे 2 कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, 60 गुणे 2 120 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, पर ये जो आंसर है चौथा वाला ये गलत है, ये नहीं है आंसर। कैसे नहीं है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए 57 यूनिट, जब 57 यूनिट काम हो जाएगा तो 57 2-2 मिनट के अंतराल में हो रहा है, तो कितने मिनट बन जाएंगे, ये 114 मिनट बन जाएंगे। ठीक है, टंकी जो है मान लो 57 यूनिट भर गई, टाइम कितना लग गया, 114 मिनट लग गया। 57 यूनिट जब भर जाएगी तब हम क्या करेंगे, ए को चालू कर देंगे, ए को। तो ए कितना भर देगा, प्लस का 3 यूनिट भर देगा, तो 60 यूनिट भर जाएगी। अब हम बी को क्यों चालू करेंगे, देखिए जब टंकी हमारी भर ही गई है तो हम बी को क्यों चालू करेंगे, हमको तो टंकी क्या करना है, कितने देर में भरेगी पूछ रहा है। तो 57 यूनिट जब भर गई तो 114 मिनट हो गए कंप्लीट। अब अगली बार जब आप ए को खोलोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एकांतर रूप से एक एक मिनट के लिए खोल रहे हो। एकांतर मतलब एक के बाद एक और एक एक मिनट के लिए। तो जब आप 57 यूनिट भर दिए तो अगले मिनट जब आप खोलोगे तो ए तो 3 की स्पीड से भर देता है, तो 57 + 3 कितना हो जाएगा, 60। तो टंकी भर जाएगी, मतलब 57 मिनट, 57 के हिसाब से 114 मिनट हो गए, प्लस 1 मिनट और जोड़ लो इसमें। 1 मिनट के लिए आपने क्या किया, ए को खोल दिया, तो कितना टाइम लगा, 115 मिनट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी थर्ड वाला, 115 यूनिट, सॉरी 115 मिनट, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में कहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, वो डायरेक्ट 120 मिनट लगा देते हैं, ठीक, जबकि कौन सा है आंसर, 115 मिनट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको एकांतर क्रम में एक एक मिनट के लिए खोला जा रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल देता तो आंसर 120 मिनट सही होता, लेकिन एक एक करके खोल रहा है, इसलिए कौन सा आंसर सही होता है, 115 मिनट वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी सवाल में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इन सवालों के अलावा भी अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।